आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं यूपीएससी सीजेड या एसएससी सीजीएल के लिए मैथमेटिक्स। जो यूपीएससी के अलावा जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे वनडे एग्जाम, जैसे एनटीपीसी, रेलवे या फिर कोई भी एग्जाम, बैंक का एग्जाम, तो सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये मैथमेटिक्स ऐसी चलेगी जिसने कभी 10वीं के बाद मैथमेटिक्स पढ़ी भी ना हो, उसके भी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो प्लीज आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए हम शुरू करते हैं मैथमेटिक्स। इसमें हम शुरू करेंगे संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में जब हम शुरू करते हैं तो इसमें बात आती है कि अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं। जैसे इसका पहला वर्ड है अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, यह बात आती है। तो प्राइम नंबर किसे बोलते हैं? तो ऐसी संख्याएं जिसका केवल और केवल दो गुणनखंड हो। ऐसी संख्याएं जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड हो। यहां पर केवल दो गुणनखंड, गुणनखंड, दो गुणनखंड का मतलब क्या हुआ? कौन कौन से? जैसे हमने ले लिया 3 हो गया या फिर 5 हो गया या 7 हो गया, तो दो गुणनखंड। तो दो गुणनखंड कौन से होंगे? एक तो होगा 1 और दूसरा कौन सा होगा? एक तो वह खुद। इसके अलावा कोई भी गुणनखंड ना हो तो इसे हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं जिसका केवल और केवल दो गुणनखंड हो, इसे हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। अब जैसे एक वर्ड आता है सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्या मतलब को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मतलब क्या हुआ कि दो संख्याओं को लगातार, दो संख्याओं को कोई भी संख्या, लगातार दो संख्याओं को कोई भी संख्या विभाजित नहीं कर सकती। यहां पर क्या हो गया? लगातार दो संख्याओं को कोई भी संख्या विभाजित नहीं कर सकती। मतलब जिसका एचसीएफ 1 हो, जिसका एचसीएफ 1 हो यानी महत्तम समापवर्तक 1 हो, जिसका महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ 1 हो, महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ 1 हो। मतलब क्या हुआ कि लगातार दो संख्याएं क्या कहलाती हैं? सहअभाज्य संख्याएं। लगातार दो संख्याएं क्या होंगी? सहअभाज्य संख्याएं। इसमें क्या होता है? किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। जैसे हमने ले लेंगे 16, 17, 13, 14, तो ये क्या कहलाएंगी? ये कहलाएंगी सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्या, इसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। यहां पर एक बार आता है प्रतिरूप जुड़वा। प्रतिरूप जुड़वा, तो प्रतिरूप जुड़वा यानी ट्विन प्राइम। तो ट्विन प्राइम क्या कहलाती है? तो अभाज्य संख्याओं की जोड़ी, ऐसी अभाज्य संख्या की जोड़ी जिनमें अंतर 2 हो। ऐसी अभाज्य संख्याओं की जोड़ी, ऐसी अभाज्य संख्याओं की, यहां पर याद रखेंगे अभाज्य संख्याओं की जोड़ी, संख्याओं की जोड़ी जिनमें अंतर 2 हो। इनमें अंतर क्या हो? 2 हो। जैसे 15 हो गया, 17 हो गया, या फिर 17 हो गया, 19 हो गया, या फिर 13 हो गया। ऐसी दो अभाज्य संख्याओं की जोड़ी जिनमें अंतर 2 हो। जैसे 11 हो गया और 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया। तो ये से क्या होती हैं? ये होती हैं अभाज्य संख्या की जोड़ी जिनमें अंतर 2 हो। इनमें अंतर क्या हो? 2 हो। इसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिरूप जुड़वा। ऐसी अभाज्य संख्याओं की जोड़ी जिनमें अंतर 2 हो और वो क्या हो? लगातार हो। जैसे 11 और 13, तो ये क्या है? जुड़वा प्रतिरूप या फिर प्रतिरूप जुड़वा। तो ये हमने देखा प्रतिरूप जुड़वा। इसके बाद अगर हम देखेंगे भाज्य संख्या किसे बोलते हैं।
एक बार आता है भाज्य संख्याएं। जैसे हमने देखा अभाज्य संख्याएं, ऐसे है भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्या क्या होती है? तो भाज्य संख्या वो होती है जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड हो। भाज्य संख्या क्या होती है? जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड हो। भाज्य संख्या जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड हो, दो से ज्यादा गुणनखंड, ज्यादा गुणनखंड, दो से ज्यादा गुणनखंड हो, इसे हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं। जैसे हमने देखा होगा चार, चार के गुणनखंड क्या होंगे? एक तो होगा एक, दो और चार। तो इसके क्या है? दो से ज्यादा गुणनखंड है, इसके दो से ज्यादा गुणनखंड है, इसलिए ये क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या है। ये क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या है। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एक संख्या आती है दो, दो का हम क्या बोलते हैं? दो का हम बोलते हैं अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये क्या हो जाएगी? दो। दो क्या है? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। और यहां पर अगर हम देखें तो एक को ना तो भाज्य, यहां पर जैसे एक आता है तो एक को ना तो भाज्य बोलते हैं, एक ना भाज्य है और ना अभाज्य है। एक ना भाज्य है और ना पर अभाज्य है। और यहां पर अगर हम देखें एक आती है सम संख्या, सम संख्या। तो सम संख्या क्या होती है? सम संख्या क्या होती है? जिसके लास्ट में दो, जीरो, दो, चार, 6, 8 हो। सम संख्या क्या होती है? जिसके लास्ट में इकाई का अंक, जिसका इकाई का अंक, जिसका इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 हो। 2, 4, 6, 8 हो, मतलब जो 2 से विभाजित हो जाए, जो 2 से विभाजित हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? सम संख्या। जो 2 से विभाजित हो जाए, मतलब जिसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। और जैसे एक बार आता है कि विषम संख्या, जैसे आता है विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, जो 2 से विभाजित ना हो, जो 2 से विभाजित ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं विषम संख्या। क्या बोलते हैं? विषम संख्या। विषम संख्या जैसे जिसके लास्ट में, जिसमें इकाई का अंक क्या हो? इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 और 9 हो, जिसमें इकाई का अंक क्या हो? 1, 3, 5, 7, 9। तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी विषम संख्या। ये हो जाएगी विषम संख्या। जैसे एक बार आता है यहां पर प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? अगर हम देखें प्राकृत संख्या, तो सभी धनात्मक संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। जैसे एक बार आता है प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या या फिर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, सम संख्या यानी इवन नंबर, या फिर विषम संख्या क्या होती है? ऑड नंबर। जैसे एक बार आता है यहां पर, एक बार आता है प्राकृत संख्या, प्राकृत या फिर प्राकृतिक या फिर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर तो सभी धनात्मक संख्या क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं। सभी धनात्मक संख्याएं क्या होती? संख्याएं क्या कहलाएंगी? प्राकृत संख्याएं। मतलब क्या हुआ? सभी धनात्मक संख्या जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट लेके इन्फिनिट तक, यानी अनंत तक चले जाओ तो ये क्या कहलाएंगी? प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर। एक आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती है? यानी यहां पर होल नंबर। तो होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर जैसे अगर प्राकृत संख्या लिखी थी हमने, तो प्राकृत संख्या में अगर शून्य भी शामिल कर दें, तो क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं।
जैसे 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक। तो ये क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या है, यानी होल नंबर। जैसे एक बार आता है, आपने देखा होगा, एक बार आता है पूर्णांक, जहां पर जैसे क्या आता है? पूर्णांक। पूर्णांक, तो पूर्णांक क्या होता है? तो सभी धनात्मक, ऋणात्मक और 0 ये क्या होते हैं? पूर्णांक। सभी धनात्मक, सभी धनात्मक, ऋणात्मक, सभी धनात्मक, ऋणात्मक क्या होते हैं? पूर्णांक। सभी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य ये क्या होंगी? पूर्णांक होंगी। ये क्या होंगी? पूर्णांक। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मान लो ये कोई पूर्णांक नंबर है, अगर ये पूर्णांक का गोला है तो पूर्ण संख्या का गोला थोड़ा छोटा बनेगा, पूर्ण संख्या उससे थोड़ी छोटा बनेगा। और फिर आता है प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या का गोला और छोटा बनेगा, क्योंकि यहां पर हम क्या ले रहे हैं? सभी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। इसमें हम क्या ले रहे हैं? इसमें हम 0 को भी शामिल कर रहे हैं। और यहां पर केवल और केवल धनात्मक संख्या होंगी, यहां पर केवल और केवल धनात्मक संख्या। यहां पर हम 0 भी शामिल कर रहे हैं, इसलिए इससे थोड़ा बड़ा होगा। फिर आता है पूर्णांक संख्या है, तो पूर्णांक संख्या में क्या होगा? इसमें सभी धनात्मक, ऋणात्मक और 0 ये भी शामिल हो जाएगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम पूर्णांक संख्या, जिसमें सभी धनात्मक, ऋणात्मक और पूर्ण संख्या और 0 ये तीनों शामिल हो जाती हैं। अगर हम देखें तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा अभाज्य संख्या, अभाज्य के बाद देखा भाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, और देखा हमने ट्विन प्राइम यानी प्रतिरूप जुड़वा संख्या। फिर देखा हमने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। इसके बाद अगर हम देखें तो यहां पर एक बार आता है परिमेय संख्या। जैसे अगर हम देखें परिमेय संख्या, परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। यहां पर क्या आता है? नेचुरल नंबर। तो यहां पर रैशनल नंबर क्या होती है? तो वे सभी संख्या जिनको p/q के रूप में लिखा जाए, p/q के रूप में लिखा जाए। जैसे क्या होता है? 2/3, 4/5, तो वे सभी संख्या जिनको p/q के रूप में लिखा जाए। p/q का मतलब क्या हुआ कि जहां पर जो q है वो बराबर ना हो 0 के। जो q है, q 0 के बराबर नहीं होगा, q 0 के बराबर नहीं होगा, उसे हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। उसे क्या हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। अगर एक बार आता है अपरिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या में सभी संख्या आ जाती हैं, सभी पूर्णांक संख्या आ जाती हैं। इसमें सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या में क्या आते हैं? जैसे 1, 2, 3 ये कोई भी नंबर आ जाए, या -1, -2, तो कोई भी नंबर आ जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। लेकिन जैसे एक बार आता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जाता, जिनको p/q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। मतलब क्या हुआ? जिनको p/q के रूप में नहीं लिख सकते, इसे हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। इसे हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे √2 हो गया, √2 हो गया, या फिर √5 हो गया, या फिर कोई दशमलव में नंबर लिखा हो जैसे 0.666, तो इनमें क्या पुनरावृत्ति होती है, इनमें क्या पुनरावृत्ति होगी, मतलब रिपीट होंगे नंबर। इसलिए क्या है? इनको हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं, क्योंकि इसमें नंबर की पुनरावृत्ति होती है, यानी रिपीट होते हैं। अब हम आ रहे हैं अपने असली टॉपिक पर। जैसे ये तो हमने बेसिक क्लास में देखा था, जब हमने 10वीं क्लास या 9वीं क्लास में पढ़ चुके होंगे, तो ये हमने बहुत छोटी क्लास की बात करी है। हम करेंगे जो एग्जाम में आता है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है हम वो टॉपिक करेंगे। जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं हम वहां से शुरुआत करेंगे। जैसे एक बार आता है विभाजकता का नियम, आपने देखा होगा विभाजकता का नियम। तो विभाजकता का नियम क्या होता है? विभाजकता का नियम क्या होता है? आइए हम देखते हैं।
जैसे एक बार आता है विभाजकता का नियम, विभाजकता का नियम। तो विभाजकता का नियम ये दो प्रकार से होता है। विभाजकता का नियम दो प्रकार से होता है। एक तो वहां का विभाजकता का नियम दो प्रकार से होता है। एक तो इकाई के अंक के आधार पर, इकाई के अंक के आधार पर, इकाई के अंक के आधार पर, अंक के आधार पर, इकाई के अंक के आधार पर यानी यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट के आधार पर, यूनिट डिजिट के आधार पर। और दूसरा होता है क्या, अंकों के योग के आधार पर, अंकों के योग के आधार पर, अंकों के योग के आधार पर, योग के आधार पर, यानी सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट। तो इसका मतलब क्या है, आइए हम देखते हैं इसका मतलब। जैसे एक बार आता है कि दो से विभाजकता का नियम, जैसे विभाजकता का नियम, तो इसमें हम विभिन्न संख्या देखेंगे। जैसे दो से विभाजकता और तीन से विभाजकता, चार से विभाजकता का मतलब कौन सी संख्या तीन से विभाजित होगी और कौन सी संख्या दो से विभाजित होगी। तो हम इनको शुरुआत करेंगे। जैसे एक बार आता है, अगर हम देखें दो से विभाजकता का नियम कि दो से विभाजित होने वाली संख्या कौन कौन सी हैं। जैसे अगर हम लिखें दो के विभाजन का नियम, दो के विभाजन का नियम, दो के विभाजन का नियम, इसका मतलब क्या है, तो बेस सभी संख्याएं दो से विभाजित होंगी जिसके लास्ट में, बेस सभी संख्याएं दो से विभाजित होंगी जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होगा। बेस सभी संख्याएं दो से विभाजित होंगी जिसके लास्ट में 2, 4, 6, 8 होगा, या फिर सम संख्या होगी। क्या होगी, सम संख्या। अब बात यह आती है कि दो के विभाजन का नियम इस प्रकार क्यों है, ऐसा क्यों है, दो के विभाजन का नियम ऐसा क्यों है। तो ये क्या है, इकाई के अंक के आधार पर, जिसके इकाई में या फिर लास्ट में, जिसके इकाई में या फिर लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो, या फिर इकाई का हो 0, 2, 4, 6, 8 हो। तो ये क्या होता है, दो के विभाजकता का नियम है। तो ये क्या है, दो के विभाजन का नियम नहीं है, यह असल में क्या है, दो के परिवार का नियम, दो के परिवार का नियम है, दो के परिवार का नियम है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यह हो गया, जैसे आपने ये तो शायद सुना भी नहीं होगा, दो के परिवार। अब दो का परिवार क्या है, अगर हम दो का परिवार देखें तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, मतलब 2 की घात 1 क्या हो जाएगा, 2, 4, 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो क्या है, ये दो के परिवार का नियम है, ये क्या है, दो के परिवार का नियम है। इसका मतलब क्या हो गया कि वे सभी संख्याएं जिसका एकांक 2 से विभाजित हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, दो के विभाजकता का नियम। जिसका एकांक क्या हो, 2 हो, क्योंकि दो के परिवार में ये 2 पहला नंबर है। दो के परिवार में इसको हम क्या लिखेंगे, क्योंकि दो के परिवार में, दो के परिवार में, दो के परिवार में दो के परिवार में 2 पहला नंबर है, पहला अंक है। इसलिए हम केवल इकाई में 2 से भाग करेंगे। इसलिए हम केवल इकाई में 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे। मतलब क्या हुआ, जैसे 7, 3, 2, तो यहां पर क्या हो गया, ये एकांक क्या है, एकांक यहां पर 2 है, या फिर 4 कर दो, तो एकांक क्या है, 2 से भाग जा रहा है। इसमें क्या है, यहां पर 2 के परिवार में 2 है, 2 के परिवार में 2 पहला अंक है, 2 क्या है, पहला अंक है। इसलिए क्या होगा कि हम केवल इकाई में 2 से भाग करेंगे। अगर
एकाएक अंक 2 से भाग जाता है तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी 2 के विभाजन का नियम। अब जैसे बढ़ आता है 4, तो 4 से विभाजित क्या होगी, 4 से विभाजन में क्या होगा, अगर हम देखेंगे क्योंकि 4 2 के परिवार में 2 के परिवार में 4, 2 के परिवार में 4, ये क्या है, दूसरा अंक है। 4 दूसरा अंक है, 2 के परिवार में 4 दूसरा अंक है, दूसरा अंक है। इसलिए जब हम 4 से विभाजित करेंगे तो हम दो अंक पर 4 से विभाजन करेंगे। इसलिए हम 4 के विभाजकता में यहां पर ये क्या है, दूसरा अंक है, इसलिए हम क्या करेंगे, 4 के विभाजकता में लास्ट यानी अंतिम 2 अंक को 4 से विभाजन करेंगे। लास्ट 2 डिजिट या फिर लास्ट 2 अंक 4 से विभाजित हों, लास्ट में 4 से विभाजित। जैसे क्या हो गया, 716। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो 4 से विभाजकता के नियम में क्या है, लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित, तो 16 क्या है, 4 से विभाजित है। 16 क्या है, 4 से विभाजित है। इसलिए ये क्या होगा, इसलिए यह होगा 4 से विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी क्योंकि 416 क्या है, इसमें लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित है, लास्ट में 2 अंक 4 से विभाजित है। जैसे एक बार आता है, जैसा कि हम एग्जांपल में देखें 2 2 8 228 228, तो 228 में लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित हो सकता है, 7 चौका 28। तो इसलिए क्या होगा, 4 से विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी क्योंकि लास्ट में 2 अंक क्या 4 से विभाजित हो। अब चूंकि हमने 2 देखा, 4 देखा, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसी प्रकार 8 भी हो जाएगा। इसी प्रकार हम 8 कर लेंगे। हम 8 का देखें, अगर 8 का कैसे होगा, आइए हम देखते हैं 8 का नियम। 8 के विभाजन का नियम, इसका मतलब क्या हो गया, 8 के विभाजन का नियम, इसमें क्या होगा, क्योंकि तो हम इसी प्रकार का होगा जैसे हमने देखा 2 और 4, ऐसे ये भी होगा। जैसे क्योंकि 8 2 के परिवार में यह परिवार है, ये क्या है, परिवार। तो 2 के परिवार में 8 कौन सा है, तीसरा अंक है। 2 के परिवार में 8 क्या है, तीसरा अंक है। 2 के परिवार में 8 तीसरा अंक है, क्या, तीसरा अंक है। इसलिए जब हम 8 से विभाजकता चेक करेंगे तो हम लास्ट के 3 नंबर चेक करेंगे। लास्ट के 3 नंबर अगर 8 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। इसलिए हम 4 के 8 से विभाजन में लास्ट 3 अंक लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, 8 के लास्ट में 3 अंक से विभाजित करेंगे, 3 अंक को 8 से विभाजित करेंगे। मतलब क्या हो गया कि जैसे कोई नंबर लिखा हो तो उसको वो अगर 8 से विभाजित है तो उसको हम बोलेंगे कि 8 से विभाजित होगी। जैसे एक नंबर लिख दिया हमने 7 6 5 1 2, 7 6 5 1 2। तो अगर पूछे कि ये नंबर 8 से विभाजित है क्या, तो यहां पर हम चेक कर लेते हैं। क्योंकि 8 क्या है, हम 3 नंबर चेक करेंगे। हम 4 में क्या कर रहे थे, 2 नंबर चेक कर रहे थे। अगर 4 की बात होती तो 2 नंबर चेक करते, लेकिन यहां पर क्या है, 3 नंबर है।
3 नंबर हैं, इसलिए हम 8 से चेक करेंगे। ये 3 नंबर, तो 3 नंबर को हम डिवाइड करेंगे 512 डिवाइड बाई 8, 512 डिवाइड बाई 8। तो जहां इससे डिवाइड करते हैं तो 8 48 और 8 32 यानी 64। तो मतलब ये डिवाइड हो रही है, तो ये क्या होगा, 8 से विभाजित होगी, विभाजित होगी, 8 से विभाजित होगी। तो हमने देखा 2 4 6। इसी प्रकार यहां पर हम देखें 16, तो 16 कैसी होगी, 16 यानी 2 के परिवार में, ये क्या चौथा नंबर है। तो अगर 4 अंक 2 से विभाजित हो जाए, 4 अंक 16 से विभाजित हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, 16 से विभाजित। जैसे अगर मान लो कोई नंबर लिखे 5 2 3 6 10 24, ये कोई नंबर लिखा है और क्वेश्चन में आए कि ये संख्या 16 से विभाजित है क्या, तो 16 से विभाजित करने के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट के 4 अंक चेक करेंगे, लास्ट के 4 अंक चेक करेंगे। तो ये लास्ट के 4 अंक हम उठाएंगे 10 24, 10 24। तो 10 24 को जब हम 16 से डिवाइड करेंगे, तो 16 से जब डिवाइड करते हैं तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये 16 से विभाजित है, ये 16 से विभाजित है। आइए हम देखते हैं, जैसे हमने देखा 2 से विभाजन का नियम, इसी प्रकार हम देखेंगे 3 से विभाजन का नियम। हेडिंग डाल लीजिए, 3 से विभाजन का नियम। जैसे हमने देखा अंकों के आधार पर, ये क्या है, इकाई का अंक, दहाई का अंक। अब जैसे आता है कि इकाई का अंक दहाई का अंक होता क्या है, जैसे हमने नंबर लिखा 2 3 4, जैसे नंबर लिखा 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहां पर जो 9 है ये क्या होगा, इकाई, ये क्या होगा, दहाई, ये क्या होगा, सैकड़ा, ये क्या होगा, 1000, ये होगा 10,000, 10,000, ये क्या होगा, लाख, ये क्या होगा, 10 लाख, ये होगा करोड़, ये क्या होगा, करोड़। तो हम ऐसे देखते हैं, तो हम ऐसे देखते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो यहाँ पर हम इस प्रकार देखते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हमने यहाँ पर अगर 0 लिख दिया, तो अगर हमने जैसा किसी संख्या के पहले अगर 0 लिखा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन अगर हमने उसके पीछे अगर 0 लिख दिया, अगर हमने उसके पीछे अगर 0 लिख दिया तो 10 गुना हो जाएगी। 0 का बहुत मतलब है, 0 का महत्व बहुत ज़्यादा है, इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर हम यहाँ पर 0 से डिवाइड कर, जहाँ हम 0 लिख देंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर हम यहाँ पर अगर 0 लिख दें तो क्या होगा, ये 10 गुना हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, 10 गुना हो जाएगी। हम देख रहे हैं 3 से विभाजन का नियम, कि 3 से विभाजन किस प्रकार होगा, 3 से विभाजन किस प्रकार होगा। आइए हम देखते हैं 3 से विभाजन का नियम, 3 से विभाजन का नियम। तो 3 से विभाजन का नियम ये किस प्रकार है, तो हमने देखा था विभाजन का नियम 2 प्रकार के होते हैं, एक तो इकाई के अंकों के आधार पर और दूसरा होता है अंकों के योग के आधार पर। विभाजन का नियम 2 प्रकार से होते हैं, एक तो होता है अंकों के योग के आधार पर और एक होता है इकाई के अंक के आधार पर। जैसे अगर हम देखें अंकों के योग के आधार पर और अंक के आधार पर, तो हमने देखा 2, तो मतलब 2 के परिवार का अंक क्या है, 2 के इकाई के अंक के आधार पर है। 2 के परिवार का क्या है, इकाई के अंक के आधार पर है। जैसे कि हम देखेंगे 3, तो 3 क्या है, अंकों के योग के आधार पर है, अंकों के योग के आधार पर। अगर हम देखें तो वे सभी संख्याएं, वे संख्याएं जिनके अंकों का योग, अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए, 3 से विभाजित हो, वे सभी संख्याएं जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो, उसे हम क्या बोलते हैं, वह संख्या 3 से विभाजित होगी। मतलब क्या होगा कि वे सभी संख्याएं जो 3 से विभाजित हो,
जैसा कि हम देखें 6 7 8, 6 7 8, 6 7 8, जैसा कि हम देखें 6 7 8। तो यहां पर क्या है, 7 6 13, 13 और 8 यहां पर 21। तो 21 क्या है, 21 3 से विभाजित है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये 3 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी, 3 से विभाजन संभव होगा। जैसा कि हम देखें 1 2 3, 1 2 3, तो अगर हम देखें तो 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 मतलब क्या होगा, 6। तो 6 क्या है, 3 से विभाजित है, 6 3 से विभाजित है। जैसे अगर हम देखें 4 5 6, तो इसका हम देखेंगे 4 + 5 + 6, तो ये क्या है, ये 3 से विभाजित, 4 + 5 + 6, 4 5 9 6 15, तो 15 3 से विभाजित है, तो इसका हम क्या बोलेंगे, 4 5 6 3 से विभाजित होगी, ये 3 से विभाजित होगी। और इसमें क्या है, शेषफल क्या होगा, शेषफल शून्य होगा, शेषफल क्या होगा, शून्य होगा। मतलब क्या हुआ, हाँ एक और नोटेबल फैक्ट नोट करने वाली बात है कि अगर 3 संख्याएं लगातार लिखी जाएं, अगर हम 3 संख्याएं लगातार लिखें या फिर 3 संख्या लगातार हों, तो वे पूर्णतः विभाजित, तो वे 3 से पूर्णतः विभाजित, 3 से पूर्णतः विभाजित। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 3 संख्या को हम लगातार लिखें, जैसे हमने अभी लिखा था 4 5 6 1 2 3, जैसे 1 2 3 4 5 6 3 4 5 7 8 9, तो यहाँ पर क्या है, 3 संख्या लगातार लिखें। अगर हम किसी संख्या में 3 अंक लगातार हों, 3 अंक क्या हों, लगातार हों, तो ये क्या होगी, ये 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। और जैसे एक बार आता है, जैसे अगर हम देखें एक इस प्रकार का भी क्वेश्चन आता है, जैसे अगर कोई अंक लगातार लिखें, लगातार 3 बार लिखें, अगर कोई अंक लगातार 3 बार लिखें, 3 बार या फिर 6 बार या फिर 9 बार या फिर 12 बार, अगर हम लगातार लिखें, लगातार 3 बार या 6 बार या 9 बार या 12 बार लिखें, तो ये क्या होगी, ये 3 से विभाजित होगी। जैसे 2 2 2, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 2 + 2 + 2, तो मतलब 6, तो 6 तो 3 से विभाजित है। जैसे 1 1 1, तो क्या ये विभाजित होगी, तो हम इसको चेक करते हैं, 1 + 1 + 1, तो क्या हो जाएगा 3, 3 तो 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है। तो यहाँ पर हमने देखा इसका नियम। अगर हम देखें 3 के परिवार, अगर हम 3 का परिवार देखें, तो 3 का परिवार कैसे है, अगर हम 3 का परिवार देखें तो 3 का परिवार कैसा होगा, अगर हम 3 का परिवार देखें, अगर हम 3 का परिवार देखें तो ये भी 2 के परिवार की तरह ही होगा। जैसे 3 का परिवार, 3 का परिवार, 3 का परिवार, तो 3 का परिवार क्या होगा, जैसे 3 की घात 1 या 3 की पावर 1, 3 की घात 2, 3 की घात 3, 3 की घात 4, तो मतलब क्या है, 3 की घात 1 क्या होगा 3, 3 की घात 2 क्या होगा 2, यहाँ पर 9, 3 की घात 3 बराबर क्या होगा 27, यहाँ पर 3 की घात 4 बराबर 81। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमको कभी चेक करना हो कि संख्या 9 से विभाजित होगी, तो हम क्या करेंगे, उसके अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो जाए तो बोलेंगे कि वह संख्या 9 से विभाजित होगी। अगर
ये भी उसी के प्रकार है, क्योंकि 3 के परिवार में, 3 के परिवार में, हाँ यहां पर जैसे अगर हमें कभी चेक करना हो कि संख्या 9 से विभाजित है क्या, तो हम क्या करेंगे, अंकों का योग, अंकों का योग, अगर अंकों का योग, अगर अंकों का योग 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित है, अगर अंकों का योग 9 से विभाजित है तो उसे हम क्या बोलेंगे कि 9 से विभाजित होगी, 9 से विभाजित होगी। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 27 को चेक करेंगे, इसी प्रकार हम 27 को चेक करेंगे। अगर अंकों का योग अगर 27 से विभाजित है तो उसे हम क्या बोलेंगे कि संख्या 27 से विभाजित होगी। जैसे अगर मान लो कोई नंबर आ जाए, जैसे अगर मान लो कोई नंबर आ जाए 6, 7, 8, कोई नंबर आ जाए 6, 7, 8, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 6 + 7 + 8 क्या हो जाएगा, 7, 6, 13 और 13, 8, 21। तो 21 क्या है, ये 3 से विभाजित है, 21 क्या है, 3 से विभाजित है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, 3 से विभाजित है तो शेषफल क्या होगा, शेषफल यहां पर 0 होगा, शेषफल 0 होगा। और ये क्या होगा, 3 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी, लेकिन ये क्या है, 9 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है, 9 से विभाजित नहीं हो रहा है, 21 में 9 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए क्या होगा, ये विभाजित नहीं होगी। जैसे अगर हम चेक करें 6, 7, 8 के बजाय 5, 6, 7, 5, 6, 7, अगर हम इसको चेक करें तो क्या होता है, 5 + 6 + 7, तो क्या होगा, 6, 5, 11, 7, 18, 11, 7, 18। तो चूंकि अगर देखें 18, इसके अंकों का योग क्या आ रहा है, 18, और 18 क्या है, ये 9 से पूर्णतः विभाजित है, 9 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए ये जो होगी, ये 9 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए ये क्या होगा, ये 9 से भी पूर्णतः विभाजित होगी, क्योंकि ये अगर इसका 18 में इसका भाग जा रहा है, मतलब इसका योग अगर 9 से विभाजित है, तो इसलिए ये जो संख्या होगी ये भी पूर्णतः 9 से विभाजित होगी, ये भी पूर्णतः विभाजित। इसका हम पहला क्वेश्चन देखते हैं जो यूपीएससी सीसेट में आ चुका है। बहुत ही इजी क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन उसको समझना जरूरी है। हाँ, यहां पर नंबर क्या लिखा है कि 8 अंकों की एक संख्या, यहां पर क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यहां पर कि 8 अंकों की एक संख्या, 8 अंकों की संख्या, एक 8 अंकों की संख्या लिखी है, 8 अंकों की संख्या 4, 2, 5, 2, 4, 2, 5, 2, 4, 2, 5, 2, 7, 4, 6, 8, 7, 4, 6, और ये क्या होगा, ये बी है, सॉरी बी है। तो 4, 5, 4, 2, 5, 2, 7, 4, 6 बी। तो इसमें क्या होगा, ये को 3 से पूर्णतः विभाजित करने पर, को 3 से भाग देने पर शेषफल 0 आता है, को 3 से भाग देने पर शेषफल 0 आता है, शेषफल 0 आता है, 0 आता है। तो b के संभावित मान क्या होंगे, b के संभावित मान कितने होंगे, संभावित मान कितने होंगे। तो इसका ये क्वेश्चन है, संभावित मान जैसे ऑप्शन में था, ऑप्शन ए में था 2, ऑप्शन बी में था 3, ऑप्शन सी में था, यहां पर ऑप्शन सी में था 4, ऑप्शन डी था 6, ऑप्शन डी था 6। तो ये क्या हो रहा है कि 3 से भाग देने पर शेषफल 0 आ रहा है, 3 से भाग देने पर शेषफल 0 आ रहा है। और ये क्वेश्चन कब आया था, यूपीएससी सीसेट 2019 में आया था, सीसेट 2019, यूपीएससी सीसेट,
यूपीएससी सीसेट 2019 में आया था। ये कब आया था? यूपीएससी सीसेट 2019 में आया था। तो ये आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि ये एक नंबर दिया गया है, उसको 3 से विभाजित करने पर अगर शेषफल 0 आता है तो 3 के संभावित मान कितने होंगे, 3 के कितने मान होंगे। तो आइए हम देख लेते हैं। जब भी हम 3 से विभाजितता का नियम देख रहे थे तो उसमें देखा था कि अगर अंकों का योग 3 से विभाजित है तो क्या होगा, वो संख्या अगर वो 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे हम देखेंगे 4 + 2 + 5 + 2 + 7 + 4 + 6 + b। तो हम सबको जोड़ें, 4 2 6 5 11, 11 और 2 यहाँ पर हो जाएंगे 13, 13 7 20, 4 24 और 24 6 30। तो 30 पूरा पूरा हो गया, 30 + 20। अब चूंकि अंकों का योग क्या है 0, अंकों का यहाँ पर शेषफल क्या है 0 आ रहा है, शेषफल 0 आ रहा है, मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, अगर हम यहाँ पर 0 लिख दें, यहाँ पर जैसे अंकों का योग क्या है 30 है, अगर हम यहाँ पर 0 कर देंगे तो क्या होगा 30 होगा। अगर हम यहाँ पर 3 कर देंगे तो 33 हो जाएगा। 33 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ये भी 3 से डिवाइड हो जाता है। जैसे आता है 6, अगर हम b की जगह पर 0 ले लें, यहाँ पर 3 ले लें, यहाँ पर 6 ले लें, यहाँ पर 9 ले लें, तो भी इसमें क्या हो, कोई भी अंतर नहीं आने वाला, ये 3 से विभाजित होगी ही होगी, ये 3 से विभाजित होगी। तो हमें कितने नंबर मिल रहे हैं 0 3 6 9, 0 3 6 9। हमको कितने नंबर मिल रहे हैं 0 3 6 9, यानी 4 नंबर। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो हमारा ये क्या है, आंसर है, ये हमारा आंसर है। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन आया था, हम उसको सॉल्व करें। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे अगर मान लो कोई नंबर लिखा हो, जैसे अगर कोई नंबर लिखा हो 17 अगर कोई नंबर है, उसमें आपने अगर 3 से डिवाइड किया है, 3 से डिवाइड किया है, या फिर कोई नंबर लिखा हो 5 6 7 8, 8 की वजह यहां पर 9 कर दिया, 5 6 7 8 कर दिया, 5 6 8। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6 5 11 8 19, 19 आ गया। 6 + 5 प्लस यहाँ पर 6 + 5 + 8 क्या हो जाएगा 19 आएगा। 19 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या रहा है, एक क्या हो रहा है, शेषफल, एक शेषफल आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर एक शेषफल आ रहा है इसलिए हम क्या बोलेंगे कि जो एक शेषफल है वो इस नंबर का भी शेषफल होगा। अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो जो एक शेषफल आ रहा है वो संख्या का भी एक शेषफल होगा, वही संख्या का भी शेषफल होगा। तो यहाँ पर हमने देखा संख्या पद्धति जो क्या है वो बहुत सी बेसिक क्लास थी, और बेसिक क्लास में भी हमने एक यूपीएससी का क्वेश्चन कर लिया जो सीसेट में आ चुका है। बाकी हम अगली क्लास में करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे समझ गए होंगे। और संडे और सैटरडे 2 दिन क्लास तो जरूर चलेगी, यहाँ पर सैटरडे और संडे, सैटरडे और संडे ये 2 दिन क्लास यूपीएससी सीसेट की जरूर चलेगी। यूपीएससी सीसेट की क्लास 2 दिन जरूर चलेगी। अगर हम हफ्ते में बीच में भी ले सकते हैं, हफ्ते में मन करे तो हम 4 या 5 क्लास भी हो सकती है, लेकिन 2 क्लास जरूर चलेगी, 2 क्लास सीसेट की जरूर चलेगी। जो यूपीएससी सीसेट या एसएससी सीजीएल या फिर इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।